Hello students, this is our class 10th chemistry chapter 1st part 2. So in the part 1 we have discussed about physical and chemical change and how to represent a chemical change in terms of chemical reaction. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है और कैसे हम किसी भी केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, सो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो उसको हम एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं विच इज वाटर H2O। तो ये कैसा चेंज है आप सबको पता, इट इज ए केमिकल चेंज। सो दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि केमिकल चेंज वो चेंज होता है अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना है, एक नया प्रोडक्ट बना है। नया कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमारी गैसेस होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना है। तो जब भी किसी रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और हर केमिकल चेंज को हम एक केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्होंने आपस में क्या किया है, रिएक्ट किया है। और इन्होंने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया है, एक नया सब्सटेंस बनाया है। तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और जो नया सब्सटेंस बना है, यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बना है डेट इज वाटर H2O। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस, the entirely new substance which is formed during the chemical reaction is called product। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं और वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि H2 + O2 इट गोज टू H2O। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखो, हमेशा रिएक्टेंट जो होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा राइट हैंड साइड होंगे। और ये जो इनके बीच में एरो होती है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो इस केमिकल इक्वेशन में जो एरो होती है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को बताती है, रिएक्शन के प्रोग्रेस को बताती है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वालों को। और जो राइट हैंड में प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो राइट हैंड साइड में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच आर लेफ्ट टू द एरो, जो एरो के लेफ्ट में होते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट होते हैं। और जो एरो के राइट में होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और देखिए यहां पे जो हाइड्रोजन है, सो इन दिस रिएक्शन यहां पे रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। सो यहां पे रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर सेम इन बोथ द रिएक्टेंट एंड
प्रोडक्ट साइड, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने रिएक्टेंट साइड में 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में तो 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ये हमारी जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। और मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कैसे किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। सो बैलेंसिंग के 2 मेथड हमने क्लास में करे थे। एक तो हमारा था हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, और सेकंड मेथड हमने करा था एल्जेब्रिक मेथड। तो ये दोनों मेथड हमने डिटेल में क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। और आपको आता है सबको कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए, अब हमें समझना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के सामने हम उसकी फिजिकल स्टेट को कैसे लिखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट फिजिकल स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कैसे हम राइटिंग फिजिकल स्टेट, तो देखिए फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है। आपको पता है मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है। एक तो सॉलिड स्टेट होती है जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एक लिक्विड स्टेट होती है और एक गैसियस स्टेट होती है। सो मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और कई बार रिएक्शंस में हम लिखा देखते हैं ए क्यू, स्मॉल ए और स्मॉल क्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्वस। सो इट मीन्स एक्वस। देखिए, सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा एलिमेंट या कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में है। अगर किसी रिएक्शन में हम एस लिखेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा हम कैसे लिखेंगे। अगर हम किसी रिएक्शन में स्मॉल एस लिखते हैं तो इसका मतलब वो एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, वो ठोस है। अगर हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के सामने एल लिखते हैं, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में है, उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड है। और अगर हम जी लिखते हैं तो इसका मतलब वो गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट मतलब स्टीम भी आप बोल सकते हो, उसके भाप है, उसके वेपर्स बने हुए हैं, या फिर वो गैसियस स्टेट में है। जैसे बहुत सारी हमारी गैसेज होती हैं, सो दे आर गैसियस स्टेट। और अगर कहीं पे ए क्यू लिखा हुआ है, स्मॉल ए और स्मॉल क्यू, तो इसका मतलब एक्वस होता है। देखो, एक्वस का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन इन वाटर। अगर हम किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन वाटर में लेके चल रहे हैं, सो एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का अगर हम सॉल्यूशन पानी में बना रहे हैं तो उसे हम ए क्यू, एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान के चलो आपने NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जिसे हम नमक बोलते हैं, तो हमने क्या काम करा? NaCl को, नमक को वाटर में, पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो जब हम नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपको पता है वो घुल जाता है, तो इसका क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो हम इसे लिखेंगे NaCl, NaCl, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो NaCl है, जो नमक है, हमारा कॉमन सोल्ट है, उसे, उसका सॉल्यूशन हम किस में लेके चल रहे हैं? वाटर में। उसे हम पानी में डिसॉल्व करके चल रहे हैं। तो जब भी किसी कंपाउंड के सामने हम ए क्यू लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, तो आपको समझ लेना है कि हमने उसका जो सॉल्यूशन है वो वाटर में लिया है, मतलब हमने उसका वाटर में सॉल्यूशन बनाया है। और अगर किसी भी कंपाउंड के सामने ए क्यू की जगह एल लिखा हो, स्मॉल एल, तो अगर यहाँ पे स्मॉल एल लिखा हुआ है जैसे, तो इसका मतलब ये जो NaCl है इसको हमने पानी में नहीं लिया, ये लिक्विड स्टेट में है या मोल्टन स्टेट में है। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे
इथानॉल लिया है C2H5OH, ये इथानॉल होता है, अल्कोहल होता है। तो अगर मैं इथानॉल लेके चल रहा हूं तो इथानॉल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसके सामने मैं एल लिखूंगा, स्मॉल एल। स्मॉल एल का मतलब क्या है, यहां पे ये जो कंपाउंड है ये लिक्विड स्टेट में है। तो अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि अगर ए क्यू लिखा होता है एक्वस तो इसका मतलब वो कंपाउंड वाटर में हमने लिया है, और अगर एल लिखा होता है तो इसका मतलब वो खुद जो कंपाउंड है वो इटसेल्फ एक लिक्विड है। सो दीज आर द फिजिकल स्टेट। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो केमिकल इक्वेशन समझाई है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O वाटर। तो देखिए ये हमने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दी है, और इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं आगे यहाँ पे 2 लगा के। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम इसके आगे 2 लगा देंगे। सो अभी बैलेंस हो चुकी है, जो आपको पता है कैसे बैलेंस करनी है। अब जो भी हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड की, याद रखना वो उस एलिमेंट से हम नेक्स्ट लिखते हैं, मतलब उसके नेक्स्ट, उसके जस्ट बाद हम उसको लिखते हैं। तो हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, गैसियस स्टेट में। इसी तरीके से ऑक्सीजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, गैसियस स्टेट में। और जब ये रिएक्शन होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बर्न करते हैं तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न करते हैं, जब ये जलते हैं, तो यहाँ पे वाटर बनता है। अब आप सोचोगे वाटर लिक्विड स्टेट में बनता है, नहीं। इस रिएक्शन में जो वाटर होता है वो स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में हमें मिलता है, और उसको हम कंडेंस करके फिर हम लिक्विड की स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो किस में बनता है, स्टीम, भाप की फॉर्म में बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में होगा। तो दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होगा, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और जो वाटर बना है वो भी यहाँ पे स्टीम मतलब गैसियस स्टेट में है। तो फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, और जो सिंबल्स होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के वो स्मॉल में हमें लिखना है। सॉलिड के लिए स्मॉल एल, लिक्विड के लिए सॉलिड के लिए स्मॉल एस, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, और गैसियस के लिए स्मॉल जी, और अगर सॉल्यूशन इन वाटर ले रहे हैं तो स्मॉल ए क्यू, एक्वस। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए जैसे आयरन Fe, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, वाटर के साथ, स्टीम के साथ, और यहाँ पे बन गया हमारा आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो गई, निकल गई। तो देखिए आयरन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, सो आगे हम क्या लिख देंगे, सॉलिड। सो दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ आयरन। यहाँ पे जो वाटर होता है ये भाप की फॉर्म में होता है, स्टीम की फॉर्म में, तो हम क्या लिख देंगे इसके सामने, गैस। और यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड होता है ये भी क्या होता है हमारा, सॉलिड स्टेट में होता है, तो हम इसके सामने S लिख देंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो निकलती है क्योंकि गैसेस स्टेट में, तो स्मॉल g लिख देंगे। तो जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन के सामने S, G या EQ देखते हो तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये इनकी फिजिकल स्टेट होती है। और आपको खुद को भी ये मेंशन करना होता है प्रॉपर तरीके से। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं तो फिजिकल स्टेट के साथ लिखना होता है। दिस इज द प्रॉपर मेथड टू राइट एनी केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे फिर हम आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए तो अब हम समझ चुके हैं कि हम कैसे किसी केमिकल चेंज को इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, और कैसे हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, या अगर कोई अनबैलेंस्ड है तो हमें सबसे पहले उसको बैलेंस करना होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बहुत डिटेल्ड में समझा चुका हूं, और कैसे हम उनकी फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो देखियो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो या तो स्टेट में चेंज आएगा, या फिर कलर में चेंज आएगा, या फिर कोई ना कोई गैस निकलेगी वहां से, या फिर टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। तो अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पे इनमें से कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई क्वांटिटी जरूर चेंज होगी, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से जरूर वहां पे होगी। तो इसको हम बारी बारी समझते हैं, एक एक पॉइंट को हम समझते जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज हो जाना। स्टेट का चेंज होने का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में चले जाना, या लिक्विड से गैस में चले जाना। तो देखिए तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आना। सो चेंज इन स्टेट, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। देखो
अभी हमने जो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, तो इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। ऐसा नहीं होगा कि पांचों की पांचों चीजें एक साथ हो रही है। तो किसी केमिकल इक्वेशन में स्टेट चेंज हो सकती है, किसी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है, किसी में इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो सकता है, किसी में प्रेसिपिटेट बन सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले चेंज इन स्टेट। देखो, चेंज इन स्टेट का एक सिंपल सा हम एग्जांपल समझते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना जो होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो जब भी हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं, जब भी हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो कैंडल होती है, हमारी जो मोमबत्ती होती है, जब तक हमने इसे बर्न नहीं किया है, जब तक हमने इसे जलाया नहीं है, तो इनिशियली ये जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में स्टार्टिंग में। और जैसे ही हम इस मोमबत्ती को, इस कैंडल को बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद क्या होता है, ये जो वैक्स होता है ये लगातार पिघलना शुरू हो जाता है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लिक्विड बोल सकते हो या मोल्टन बोल सकते हो। मोल्टन मतलब ये पिघलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जब ये कैंडल बर्न हो रही है, बर्न हो रही है मतलब एक एंटायरली नया सब्सटेंस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडल यहाँ से बर्न हो रही है तो यहाँ से CO2 गैस भी निकलती है और प्लस कुछ वाटर वेपर्स भी निकलते हैं यहाँ पे। तो जब भी कोई कैंडल बर्न होती है तो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर वेपर्स भी यहाँ पे निकलते हैं। और जो वैक्स होता है, जो मोम होता है, इनिशियली वो किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। और रिएक्शन होने के बाद या रिएक्शन के दौरान वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड या मोल्टन में। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और क्या चीज चेंज हो रही है, यस यू आर राइट, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे स्टेट में चेंज आ रहा है। सो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्टेट। सो हेयर चेंज इन स्टेट अकर्स। तो ये है हमारा चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कैंडल। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। जो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, वो है चेंज इन कलर। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, मान के चलो आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हुई। तो जब ये रिएक्शन होती है तो आयरन जो मेटल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को यहाँ से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे बन जाता है आयरन सल्फेट FeSO4 और प्लस कॉपर यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। सो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है उसका जो कलर होता है स्टार्टिंग में वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया, जिसे हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। इसका जो कलर होता है फेरस सल्फेट का, सो द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, तो इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे कलर में चेंज आ गया, ब्लू से ग्रीन हो गई। तो इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद देखिए इसी तरीके से जो सिट्रिक एसिड होता है, एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। सिट्रिक एसिड किस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। जैसे हमारा ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, लेमन हो गया, नींबू हो गया, या हमारा ग्रेप्स हो गया। तो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। क्योंकि एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, जो खट्टे होते हैं। तो जब हम सिट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, KMnO4 के साथ, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। तो जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन किसी भी सिट्रस एसिड के साथ कराते हैं, कोई भी सोर्स हो सकता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस बनता है। मतलब पहले पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पिंक था, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पे वो कलरलेस हो जाता है। सो इस केमिकल रिएक्शन में भी क्या हुआ है, देयर इज अ चेंज इन कलर। तो ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे थर्ड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं यहाँ पे। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे कोई गैस भी निकल सकती है एज ए प्रोडक्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे देखिए जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl
टू फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए जब यहाँ पे रिएक्शन हुई, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट निकला है वो क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, मतलब यहाँ पे गैस निकली है। सो कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे गैस भी इवॉल्व हो सकती है। इसका एक एग्जांपल हम और देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, sodium carbonate reacts with hydrochloric acid HCl and it forms sodium chloride NaCl plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, कॉमन सोल्ट बना, वाटर बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे इवॉल्व हुई है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में भी क्या हो रही है, यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है। सो इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से सोचिए और इसको अपने मन में करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। यस, तो आपने सोच लिया होगा यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो आयरन होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्या बन जाता है यहाँ पे, फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, यस यू आर राइट, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने क्या करा, क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम, और हमने क्विक लाइम की रिएक्शन करा दी किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब हमने क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो यहां पे स्लेक्ड लाइम बन गया, स्लेक्ड लाइम, और प्लस यहां पे हीट निकलती है, हीट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या लिख दिया, क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, तो हम इनको इनके केमिकल सिंबल्स के टर्म्स में लिखते हैं। देखिए क्विक लाइम जो हमारा होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और क्विक लाइम की हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर क्या होता है, H2O, और जब ये रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बना, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और प्लस यहां पे हीट बाहर निकलती है। तो देखो जब भी किसी रिएक्शन में हीट निकलेगी तो सीधी सी बात है वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, हीट का चेंज होना। सो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हीट निकली है, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो इन दिस रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो दिस इज अबाउट चेंज इन टेम्परेचर। जो देखिए जो फिफ्थ होता है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, प्रेसिपिटेट। अब देखिए आप सोचोगे प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो इनसॉल्यूबल हो, मतलब उसमें जो सॉलिड है वो घुलेगा नहीं, वो नीचे आपको जमा हुआ मिलेगा, नीचे बैठा हुआ मिलेगा। सो इनसॉल्यूबल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हो, जैसे आपने पानी में चौक को मिला दिया। सो आपने एक बीकर में पानी लिया और पानी में आपने क्या करा, चौक को मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया। तो जो चौक होगा पहले तो वो थोड़ा सा इसमें घूमेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सारा का सारा चौक कहां पे सेटल हो जाएगा, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे ये इनसॉल्यूबल है, ये पानी में घुला नहीं है, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो जब भी कोई सॉलिड इनसॉल्यूबल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। पानी में मिट्टी डाल दो, मिट्टी नीचे मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बहुत बार CBSE बोर्ड में पूछा भी गया है कि किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में।
तो देखिए पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट PbNO3। ये सारे फॉर्मूलाज आपको बनाने आते हैं, मैं क्लास में सब समझा चुका हूं कि कैसे किसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं। इट फॉर्म्स पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड प्लस लेड आयोडाइड PbI2। तो देखिए जब पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ होती है तो यहां पे पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड, ये जो यहां पे लेड आयोडाइड बनता है प्रोडक्ट में, ये क्या होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, ये घुलता नहीं है, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है। और हमें कैसे पता चलता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो ये जो लेड आयोडाइड है ये हमें नीचे की तरफ जमा हुआ मिलता है, मतलब इसका प्रेसिपिटेट मिलता है, और वो प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, येलो कलर का। याद रखना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस केमिकल रिएक्शन को लिखो, और ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम इसका नाम दे सकते हैं। मतलब ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन बना है, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं बना, ध्यान रखना, ये तो पानी में सॉल्युबल होता है। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनाए वो लेड आयोडाइड बनाए PbI2। और किस कलर का ये प्रेसिपिटेट बनता है, ये जो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड PbI2 ये येलो कलर का बनता है, इट इज ऑफ येलो कलर, पीले कलर का आपको जमा हुआ दिखाई देगा ये बीकर में, सो इट इज येलो इन कलर। सो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन की फिजिकल स्टेट को लिखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप सभी को क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उसमें आपको स्टार्ट करना है, और जो पिछली वीडियो थी उसका मैंने PDF आपको शेयर कर दिया था, और इस वीडियो का भी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। तो आपको अपनी नोटबुक बनानी है, और क्योंकि आपको पता है जो लॉकडाउन है ये जुलाई तक एक्सटेंड हो सकता है, तो अब आपको ऑनलाइन स्टडी का यूटिलाइजेशन करना है। इस वीडियो को आपको देखना है, ढंग से समझना है। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उस डाउट को शेयर कर सकते हो। और नोटबुक में आपको इस वीडियो में से ओनली बस ये लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और बाकी जो मैंने समझा है वो आपको ध्यान रखना है एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि बुक में ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है, लेकिन विदाउट एग्जाम्पल बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि भाई स्टेट में चेंज क्या होता है, ऑर्डर कलर में चेंज क्या होता है, गैस का एवोल्यूशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। तो अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो जैसा मैं आपको क्लास में कराता हूँ, टॉपिक लिखवाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ, तो इसी टाइप से आपको पहली वीडियो से फिजिकल केमिकल चेंज लिखना है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है आपको वो लिखना है, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिखनी है। सो थैंक यू।